खबर आपको बता देते हैं बीजापुर से, जहां पर जवानों ने नक्सलियों की बड़ी टीम को घेर लिया है। तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों को घेरा गया है। नक्सली और ग्रे हाउंड के जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक नक्सली के शव के साथ हथियार भी बरामद होने की खबर है। नक्सलियों को फिर से घेर लिया गया है। जवान लगातार मुस्तैद है और नक्सलियों पर काल बनकर टूट रहे हैं। एक दिन पहले ही 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया और अब खबर यह है बीजापुर से, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में हमारे 2 जवान भी शहीद हुए। तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों को घेर लिया गया है। ग्रे हाउंड और नक्सलियों के आमने सामने से मुठभेड़ की खबर आ रही है। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी खबर है। संजय, जरा बताइए, ग्रे हाउंड की टीम जो नक्सलियों से आमना सामना कर रही है, इसके बारे में ही बताइए। और जो खबर मिल रही है कि बड़ी संख्या में नक्सली हो सकते हैं, इनको घेर लिया गया है, खबर क्या आ रही है वहां से? देखिए विवेक, ये दक्षिण बस्तर का वही इलाका है जो पिछले 4 दशकों से सबसे नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था। इसी इलाके में पुअर्ती गांव है। पुअर्ती गांव यानी कि सबसे बड़े नक्सली कमांडर हिड़मा का गांव, जहां फोर्स ने भी कैंप खोला है। अब हुआ क्या, ये आप समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ इस बॉर्डर के पास जो है नक्सली निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहां सूचना मिली। और इसके बाद जो तेलंगाना की ग्रे हाउंड फोर्स है, जिसे खास तौर पे नक्सलियों से लड़ने के लिए गठित किया गया था, बहुत इफेक्टिव फोर्स रही है। यहाँ जानकारी मिली है कि इसने उस टीम को घेरा है और यहाँ पिछले कुछ घंटों से मुठभेड़ चल रही है, ऐसी जानकारी निकली है। एक नक्सली के मारे जाने की खबर ही मिली है। हालांकि ये सारी जो जानकारी अभी सूत्रों के आधार पर मिल रही है, क्योंकि बहुत ही अंदरूनी इलाका है। ग्रे हाउंड फोर्स है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को रिपोर्ट करती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की फोर्स द्वारा भी इस मामले में किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं किया गया है। जब फोर्स वापस निकलेगी, इसके बाद ये बात पता चलेगी कि कितना बड़ा इनकाउंटर था और इसमें कितने नक्सली मारे गए हैं। लेकिन ये इलाका जो है, ये नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है और यहाँ एक बड़ी टीम नक्सलियों की हमेशा सक्रिय होती है। नक्सलियों का बटालियन नंबर 1 हो, चाहे हिड़मा जैसे बड़े नक्सली हो, वो इसी इलाके में रहते हैं। ऐसे में इस मुठभेड़ को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी आगे मिल सकती है, क्योंकि ग्रे हाउंड यहाँ काफी इफेक्टिव रही इस इलाके में। विवेक, बिल्कुल संजय, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नक्सलियों को घेर लिया गया है। ग्रे हाउंड की टीम नक्सलियों के आमने सामने आकर मुठभेड़ कर रही है, सीधे जवाब दे रही है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ सकती है। बढ़ते आगे, जबलपुर से खबर है, बड़ी खबर है। जबलपुर में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। कल ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, 20 जुलाई है। जबलपुर से बड़ी जानकारी यह है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कल होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे निवेशकों से चर्चा, जबलपुर में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, यानी कि जो जबलपुर को लेकर एक बड़ा विजन देखा गया है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं, वो जानकारी आपको देंगे। दुर्गेश, जरा बताइए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, पहले तो इस नाम का ही अर्थ बताइए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ये नाम ही क्यों रखा गया है और क्या है इस कॉन्क्लेव के माध्यम से क्या होगा आगे। बिल्कुल विवेक, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास अगर करना है तो क्षेत्र वाइज करना होगा और ये बात सरकार समझती है। और यही वजह है कि पहले हम देखते थे कि प्रदेश स्तरीय जो है कॉन्क्लेव आयोजित होते थे, लेकिन इस बार सरकार ने रीजनल लेवल पर यानी कि संभाग स्तर पर ये कॉन्क्लेव आयोजित करने की तैयारी की है और इसकी शुरुआत हो रही है जबलपुर से। और जबलपुर रीजन में मैं जहाँ तैयारियां दिखाऊंगा आपकी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो 20 जुलाई को होने जा रहा है, इसका पंजीयन शुरू हो चुका है। और इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, तकरीबन 8 जिले, जिसमें मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी जैसे जिले शामिल हैं, इन जिलों में भी औद्योगिक विकास को गति मिल सके, इसलिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और इस कॉन्क्लेव की तैयारियां कितनी भव्य हैं, मैं तस्वीरें यहां पर विवेक आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब रीजनल स्तर पर तैयारी हो रही है। तो साज सजावट भी कितनी भव्यता से है। यहां पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो महाकौशल क्षेत्र के खासकर आदिवासी बहुल इलाकों की सभ्यता संस्कृति को दर्शाने का काम कर रही हैं। क्योंकि इस कॉन्क्लेव में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से और अन्य विदेशों से भी जो है
इन्वेस्टर यहाँ पर आने वाले हैं। तकरीबन 3,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कॉन्क्लेव में हुए हैं विवेक, और इस कॉन्क्लेव के जरिए इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें तरह तरह की बातें की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और जिस जगह पर ये हो रहा है वो एक कन्वेंशन सेंटर है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है तकरीबन 58 करोड़ रुपए की लागत से, और पिछले 4 सालों से बनकर ये तैयार हुआ है और लगभग अब पूरा हो चुका है। देखिए तस्वीरें फिलहाल मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की दिखा रहा हूं, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो ये 5 स्टार होटल जैसी इसे तैयार किया गया है। ऊपर जो है यहाँ पर जो कॉन्क्लेव होगा, जो उस समय 1-to-1 चर्चा होगी, वो यहाँ पर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे इन्वेस्टर से 1-to-1 चर्चा करेंगे। ये भी बताइए, उनको आकर्षित करेंगे और उनको प्लेटफॉर्म देश विदेश से आप बता रहे हैं कि निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जबलपुर जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए पहली पसंद बना है, सबसे पहला यहां पर कॉन्क्लेव होने जा रहा है, तो जबलपुर को लेकर क्या हम भविष्य सोचें कि जबलपुर का विकास किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्या क्या वो सेक्टर्स होंगे जहां पर डेवलपमेंट की गुंजाइश दिखती है निवेश के तौर पर? बिल्कुल विवेक, देखिए उम्मीद की एक नई किरण जागी है इस इन्वेस्टर इंडस्ट्री जो कॉन्क्लेव है इससे, क्योंकि जबलपुर जो है पूरा महाकौशल क्षेत्र जो है हमेशा औद्योगिक मामले में पिछड़ा रहा है, और यही वजह है कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रही है उससे कई उम्मीदें हैं, कई तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 सेक्टर जो प्रशासन के द्वारा तय किया गया है उसमें 5 सेक्टर जिसमें एग्रो, माइंस, गारमेंट और डिफेंस, ये वो सेक्टर शामिल किया, और खासकर टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म भी जबलपुर में काफ़ी बड़ा है, और इस बड़े क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ऐसे 5 सेक्टर यानी कि गारमेंट, एग्रो, माइंस, डिफेंस, क्लस्टर और जो है इन तमाम 5 सेक्टर पर फोकस किया गया, और इन्हीं सेक्टर्स पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए, किस तरीके से जो इन्वेस्टर हैं वो शामिल हों, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि एग्रो यानी कि जो कृषि विभाग है, जो कृषि क्षेत्र है, उसे भी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरत है। डिफेंस, क्योंकि जबलपुर में 5 फैक्ट्रियां हैं जो हथियार बनाती हैं, जो भारतीय सेना के लिए घातक हथियार बनाती है, बम बनाती है, तो ऐसी 5 फैक्ट्रियां ऑलरेडी जबलपुर में चल रही है, तो इसलिए डिफेंस क्लस्टर का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्कुल, ये यानी कि एक जो जबलपुर की खासियत है उस संसाधन और खासियत का उपयोग करते हुए और ज्यादा जबलपुर में क्या विकास हो सकते हैं उसी को लेकर ये लक्ष्य बनाया गया है। आपके पास लौटेंगे दुर्गेश, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां चल रही हैं और कल इसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बढ़ते आगे, भोपाल से खबर है, अब सरकार के फैसले से नाराज मध्य प्रदेश में सरपंच हो गए हैं। सरकार ने एक फैसला लिया जिसके बाद एमपी के तमाम सरपंच नाराज बताए जा रहे हैं। मनरेगा के भुगतान पर रोक से मुख्यमंत्री आवास के बाहर अब धरना देंगे। खबर यह है कि 23 जुलाई को प्रदेश भर के 23,000 सरपंच राजधानी में प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरपंचों की दलील है कि मनरेगा से भुगतान नहीं होने की वजह से पंचायत में विकास कार्य अटक गए हैं। मनरेगा का भुगतान हुआ नहीं है और जो गांव में पंचायत में डेवलपमेंट के जो काम किए जाते हैं, विकास के कार्य किए जाते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, जिससे नाराज होकर 23,000 सरपंच यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। विवेक, बताइए मनरेगा का भुगतान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों ऐसी नौबत आई कि सरपंचों को भोपाल कूच करना पड़ रहा है? देखिए, एक बड़ी बात है विवेक, क्योंकि मनरेगा में जो काम होना है वो पंचायत स्तर पे होना है, और मनरेगा की एक पॉलिसी है कि कोई भी काम जो कराया जाएगा वो मज़दूरों के जरिए ही कराया जाएगा, और वो मज़दूर जिनका रोजगार कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड बना हुआ है, उनसे ही काम कराया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक फैसला किया है कि मनरेगा में फ़िलहाल कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके पीछे की वजह है कि कई जिलों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं और सरपंच ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पंचायत स्तर पे काम हो, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको एक मुश्त राशि दी जाए जिससे मनरेगा के तहत काम कराया जाए। लेकिन सरकार ने जो केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है उसमें सरकार ने संशोधन किया है कि काम होने के बाद उसका ऑडिट भी कराया जाएगा। ऐसे में कई जिलों में गड़बड़ी पाई गई है, तो सरकार ने फिलहाल मनरेगा का जो भुगतान है वो रोक दिया है। इस बात से नाराज़ होकर करीब 23 जुलाई को ये फैसला किया है मध्य प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने कि मुख्यमंत्री के पास ये गुहार लेकर जाएंगे और तमाम सारे करीब 23,000 सरपंच मध्य प्रदेश
प्रदेश के इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेगी मनरेगा का पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाए और जो रोक लगी है उसको फिलहाल बहाल किया जाए। लेकिन सरकार इस पूरे पेमेंट को लेकर एहतियात बरत रही है, क्योंकि कई बड़े जगहों पे देखने के लिए मिला कि पंचायत सीईओ और कई और अधिकारियों की मिली भगत से मनरेगा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला और भुगतान में कई गड़बड़ियां आई हैं। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें भुगतान कर दिया गया, जिन्होंने काम नहीं किया घर लेकिन अब विवेक देखना होगा कि इन गड़बड़ियों को दूर करने की बजाय अगर भुगतान ही रोक दिया जाएगा तो इससे विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। उम्मीद है कि सरकार इसका रास्ता जरूर निकालेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर है जहां पर सहाय कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। नवा रायपुर मंत्रालय में यह बैठक होगी। दोपहर 3 बजे समय रखा गया है कैबिनेट की बैठक का। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा भी होगी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की भी संभावना है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में और उससे पहले कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए उनकी तरफ रुख करते हैं। खोमन, बताइए आज कैबिनेट की बैठक में क्या एजेंडा आ सकता है? देखिए, एजेंडा बहुत सारे हैं, क्योंकि सबसे पहले एजेंडे की बात करूं तो मानसून सत्र है 22 जुलाई से। विवेक, ऐसे में सरकार क्या क्या ऐसे विधेयक लाने वाली है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ में महापौर का चुनाव हो, ये सबसे पहला विधेयक लाने वाली। इसके अलावा पुनर्वास नीति है, उसको लेकर सरकार लेके आने वाली। ऐसे कई महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो सरकार जो है विधानसभा में लेके आने वाली है। तो उसके पहले कैबिनेट में चर्चा की जाएगी कौन कौन से ऐसे विधेयक है जिसको लेके आना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी छत्तीसगढ़ में कम बारिश हुई है, तो ऐसे में किसान बहुत चिंतित हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों कम बारिश हुई है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और यही कारण है कि खाद बीज की समस्या को लेकर, पानी की जो कमी है उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके अलावा भी बात की जाए तो जो 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है जो बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, खाद बीज की कमी को लेकर, तो तमाम ऐसे एजेंडे हैं जिस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी। फिलहाल जो मानसून सत्र होने वाले हैं उसको लेकर काफ़ी चिंतन मनन आज किया जाएगा। विवेक, शुक्रिया आपका खोमन तमाम जानकारी के लिए और खबर के लिए। भोपाल से खबर है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा। मंत्रालय में होगी बैठक। धार्मिक स्थलों में निर्माण कार्य की भी समीक्षा होगी। तो धार्मिक मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति विभाग, जो कि मंत्रालय अब उज्जैन में ही शिफ्ट हो चुका है, धार्मिक स्थलों में जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर समीक्षा करेंगे सीएम। संस्कृति विभाग की भी समीक्षा की जाएगी और जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी। पर्यटन से धार्मिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो कवायदें की जा रही हैं उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। महाकाल लोक के निर्माण के बाद प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों को सरकार बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है। वहां पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, नए लोक बनाए जा रहे हैं। लिहाजा वो निर्माण कार्य की स्थिति क्या है, कहां तक विकास कार्य पहुंचा है, उसको लेकर ये चर्चा होगी इस बैठक में। खबर सिवनी से है जहां पर नदी से रेत चोरी कर रहा ट्रैक्टर तेज बहाव के चलते नदी में ही फंस गया, जिसके चलते हादसे में ट्रॉली में रेत भर रहे मजदूर और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंस गए, जिन्हें मौके से बाहर निकाला गया। वहीं इस बीच नदी में पानी का स्तर बढ़ने के चलते देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों नदी में बह गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बारिश के मौसम में रेत का खनन पूरी तरह से बंद हो जाता है, नियम यही है। लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं और जान जोखिम में डालकर रेत का खनन किया जा रहा है। गनीमत रही कि ये बचा लिया गया, नहीं तो तेज बहाव में कुछ भी हो सकता था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिवनी से। ट्रैक्टर ट्रॉली तो बह गई, लेकिन रेत का खनन कर रहा ये मजदूर बच गया। तेज बहाव के चलते नदी में फंस गया था। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद एसटीएफ जवान भरत साहू का पार्थिव शरीर आज रायपुर लाया गया, जहां माना स्थित चौथी वाहिनी में सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। भरत साहू शहीद हो गए थे बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम
और गृह मंत्री विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। एमपी के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां मंत्री राव ने पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने सीएम मोहन यादव व मंत्री उदय प्रताप सिंह की तारीफ की, साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन को बाबा बागेश्वर ने सराहा है। कवर्धा में मामूली बात पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने महज चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट के बाद एक बार फिर अब मंदिर की सीढ़ियों पर डांसिंग का वीडियो सामने आया है। ग्वालियर के मांडरे वाली माता मंदिर के सीढ़ियों पर एक लड़की ने वीडियो बनाया जो कि वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंदिर की सीढ़ियों पर ये लड़की फिल्मी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है। ये मंदिर 150 साल पुराना है। मांडरे की माता सिंधिया परिवार की कुलदेवी माता मानी जाती हैं। इससे पहले कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर भी एक महिला के डांस का वीडियो वायरल हुआ था। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साड़ी वाली महिला ग्वालियर कलेक्ट्रेट के दहलीज पर सीढ़ियों पर डांस करती हुई नजर आई और दूसरी लड़की मांडरे वाली माता की सीढ़ियों पर डांस करते हुई नजर आई है। दोनों ही खबर ग्वालियर से है। सवाल लेकिन इस बात का कि धार्मिक स्थल और सरकारी जगहों पर इस तरह से रील्स के लिए दीवानगी कितनी जायज़ है। हालांकि ग्वालियर वाले मामले में, कलेक्ट्रेट वाले मामले में तो नोटिस भी जारी किया गया था। अब हो सकता है कि मंदिर में डांस के बाद इस लड़की को भी नोटिस जारी किया जाए। कवर्धा पुलिस को सफलता मिली है। चिल्फी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने गांजा, मोबाइल और 2,30,000 रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही एक अपचारी आरोपी को बाल गृह में भेजा गया है। कोरिया में स्कूली बच्चों का अनोखा तरीके से पेयजल समस्या से निजात दिलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे खाना खाकर झूठी थाली लिए स्कूल परिसर में 6 साल पहले खोदे गए ट्यूबवेल को दिखा रहे हैं, जिसमें आज तक ना हैंडपंप लगा ना सोलर पंप, जिसके चलते बच्चों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। बच्चों के इस अनोखे प्रदर्शन के बाद अब देखना होगा कि बच्चों को स्कूल परिसर में कब पेयजल उपलब्ध हो पाता है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो आपको बोरवेल का गड्ढा दिख रहा है, ट्यूबवेल का, यहीं पर बच्चे हाथों में थाली लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। खबर ये है कि इस स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इनफैक्ट पानी ही नहीं है, जिसके चलते बच्चे भी परेशान होते हैं। और जब माध्यमिक शिक्षा मामला सामने आता है तो फिर इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पीने का पानी इन्हें उपलब्ध कराया जाए। ग्वालियर में युवाओं में हथियार हाथ में लेकर रंगदारी दिखाने का जुनून देखने को मिला है, जहां स्कूली छात्र और युवाओं में अवैध हथियार लेकर चलना और रंगदारी दिखाना एक शौक बन गया है। इस शौक में कानून अपने हाथ में लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि विस्तार न्यूज़ नहीं करता, लेकिन ग्वालियर में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ये मुरैना से है। ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।